माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पीरियड निकालना, ग्रुप निकालना और ब्लॉक निकालना सीख लिया था और साथ साथ में हमने पीरियोडिक टेबल भी स्टार्ट कर दी थी और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट कर दी थी। अब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने जेड इफेक्टिव स्टार्ट किया था कल। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना मेरे को। इससे आगे हम आज जेड इफेक्टिव में ही स्लेटर रूल को पढ़ेंगे जिसमें अपन सिग्मा की कैलकुलेशन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए अपने पास में पीरियोडिक प्रॉपर्टी जेड इफेक्टिव चल रहा था। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जेड इफेक्टिव चल रहा था, यानी कि न्यूक्लियर इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी चल रही थी अपने पास में, जिसमें हमने जेड इफेक्टिव को निकालने का फॉर्मूला सीख लिया था और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकालते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ये आज अपन सीखेंगे। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब सिग्मा कैसे निकालते हैं, किस रूल के थ्रू निकालते हैं सिग्मा, तो वो चीज अपन आज सीखेंगे। तो अपन ने कल क्या देखा था, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, ये रूल निकाला था कल अपन ने, जिसमें जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि परमाणु क्रमांक, और सिग्मा क्या है बच्चों, सिग्मा है अपने पास में स्लेटर कांस्टेंट, और इसको आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और आप इसको शेल्डिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो आज हम शेल्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए स्लेटर रूल पढ़ेंगे। स्लेटर ने इसके लिए कुछ रूल बताए थे और कुछ डाटा दिए थे, उनसे हम सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस रूल को बहुत ध्यान से समझिए। इस रूल को अपन 0 से लेकर हायर लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ओके, देखिए बच्चों, अच्छा जेड इफेक्टिव के अंदर ही चल रहा है ये। जेड इफेक्टिव में अपन ने सबसे पहले क्या देखा, जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये पढ़ लिया था अपन ने स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्लेटर रूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्लेटर रूल, जिसमें अपन सिग्मा की कैलकुलेशन, स्लेटर कांस्टेंट की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो ये दोनों चीजें जेड इफेक्टिव के अंदर ही है। ओके, देखिए बच्चों, अपन हेडिंग डाल रहे हैं स्लेटर रूल या शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा कैलकुलेशन। ओके, ये अपन जेड इफेक्टिव के अंदर ही पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, स्लेटर नाम के साइंटिस्ट था, उसने जेड इफेक्टिव निकालने के लिए सबसे पहले हमें परिरक्षण गुणांक निकालना बताया था। परिरक्षण गुणांक उसने कुछ रूल और वैल्यूज डिसाइड की थी, उनसे निकलता है। तो वो रूल और वैल्यू आज हम स्लेटर रूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इसको
अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा आपको, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। इधर देखो, सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पहला रूल लिखना है। पहला रूल क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन write the electronic configuration according to increasing order of radius, और आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है, या इसको अरेंज करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो राइट की जगह, अरेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, पहला पॉइंट ये है। तो मैं इसको साथ साथ में आपको हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छी तरह समझ लें। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बढ़ते हुए क्रम में लिखे। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये है, या लिखे या व्यवस्थित करिए, एक ही बात है। मतलब आप जब मैंने जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला फॉर्मूला बताया था, कौन सा, 1s 2s 2p 3s 3p खालिस्तान 3d खालिस्तान 5s खालिस्तान 5p डबल खालिस्तान 5d, तो ये जो फॉर्मूला बताया था मैंने उसको आप फॉलो करते हुए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सब सेल, ओके, यानी कि आप समान उपकोषों को समूह में विभाजित करें। कैसे, देखो यार, जैसे मान लो ये है अपने पास में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो इनको आप ऐसे ग्रुप बना के लिख दीजिए, ऐसे ब्रैकेट लगा के, स्मॉल ब्रैकेट बना के इनको ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, और इसमें आप यहां पर अंडरलाइन करिए, ऐसे अंडरलाइन करिए, ऐसे करना है आपको। तो ग्रुपिंग का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सबसे पहले आपको रीअरेंज करके लिखना है। कैसे, n के बढ़ते हुए क्रम में। देखो n का बढ़ता हुआ क्रम है ना, 1 2 3 4, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस लेटर रूल का पहला रूल यही है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को n के बढ़ते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिखें। देख लीजिए 1 2 3 4, उसके बाद में आप सब सेल की ग्रुपिंग कर दीजिए। जो सेम सब सेल है, समान उपकोषों को आप समूह में विभाजित करें, ऐसे समूह बना के लिख दीजिए आप, समान सब सेलों के।
1s का अलग हो गया, 2s 2p का अलग समूह हो गया, 3s 3p 3d का अलग समूह हो गया, 4s 4p 4d का और 4f का अलग समूह हो गया। तो इस तरह से आप समूह बना के लिखे। और नीचे 3s मतलब ये अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखूं तो ns और np का आप ns और np का आप एक अलग से नीचे इसी ब्रैकेट के अंदर अंडरलाइन खींच के ग्रुप बनाए, और nd का आप अलग से इसी ब्रैकेट के अंदर अंडरलाइन खींच के ग्रुप बना ले। इसी तरह इसमें हो जाएगा ये ns, मतलब इसको जनरलाइज करके लिख दिया है मैंने। ऐसे ही आप यहां कर सकते हैं। n का मान कुछ भी हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना। आप जब कोई एलिमेंट लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उसमें कौन सा n यूज हो रहा है। तो इस तरह से आप इनको ग्रुपिंग करके लिखे सबसे पहले, और ग्रुप के अंदर भी आप अंडरलाइन करके ns और np को एक साथ लिखे, nd को एक बार और उसके बाद में nf को अलग से और nd को अलग से। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? ns np के नीचे एक साथ अंडरलाइन करके लिखे, nd को अलग से अंडरलाइन करके लिखे। इसी तरह इसमें देखिए ns और np को एक साथ अंडरलाइन करके लिखा, फिर nd को लिखा और फिर nf को लिखा। ये क्यों लिखा, इसका रीजन है, ये रीजन मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा बच्चों, और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में अपन तीसरा रूल लेते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा रूल क्या है अपने पास में? माय डियर स्टूडेंट, तीसरा रूल ये है, देयर इज नो shielding contribution, there is no shielding contribution, there is no, एक बार देखना, there is no फिर से देखिए स्टूडेंट, इसको फिर से लिख रहा हूं मैं, there is no contribution in shielding by the right hand side group या सबसेल। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में राइट हैंड साइड में जो ग्रुप है उसका शील्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? दाईं ओर वाले समूह का परिरक्षण में योगदान नहीं होता है। ये किस आधार पर लेंगे मैं आपको समझाऊंगा बाद में जब एग्जाम्पल लेंगे। मतलब इसमें अपन ये डिसाइड करेंगे कि अपन कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण ज्ञात कर रहे हैं, अपन कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण ज्ञात कर रहे हैं, और उसके बाद में दाईं तरफ जितने भी उपकोष है या ग्रुप है उनको अपन नेगलेक्ट कर देंगे, उनको अपन एलिमिनेट कर देंगे। अपने को उनसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ रूल लिख लीजिए, ये चीजें सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएगी। ओके, डू नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन on which
we will find out screening constant और शेल्डिंग कांस्टेंट, या वी कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शेल्डिंग कांस्टेंट. डू नॉट कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑन विच वी विल फाइंड आउट कांस्टेंट. ओके, शेल्डिंग कांस्टेंट शेल्डिंग कांस्टेंट. It take as a reference electron. तो अपन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को जिस पर अपन शेल्डिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को अपन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में लेंगे और उसे अपने को टोटल इलेक्ट्रॉनों में काउंट नहीं करना है. समझ रहे हो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, देखिए इसको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं. देखो कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे बोलो. जिस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण गुणांक निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को कुल इलेक्ट्रॉनों में उस इलेक्ट्रॉन को हाँ, तो स्टूडेंट में क्या कह रहा था, जिस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण गुणांक निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को गणना में शामिल नहीं करते हैं. उसे हम संदर्भ इलेक्ट्रॉन के रूप में लेते हैं. जिस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण गुणांक निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को गणना में शामिल नहीं करते हैं, उसे हम संदर्भ इलेक्ट्रॉन के रूप में लेते हैं. ठीक है, आप लिख लीजिए इसका या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं. उसके बाद अपन 5th रूल देखते हैं क्या कहता है. चलो मैं इसको एक बार समझा देता हूं ये कैसे है. मैंने क्या कहा, जिस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण गुणांक निकालना है या जिस इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण गुणांक निकालना है, जिस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण गुणांक निकालना है या जिस इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण गुणांक निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को गणना में शामिल नहीं करते हैं, उसे हम संदर्भ इलेक्ट्रॉन के रूप में लेते हैं. देखो इधर कैसे संदर्भ इलेक्ट्रॉन के रूप में कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, इस बात को समझना. और ये सारे रूल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में और क्लियर करूंगा. देखना बच्चों, इधर ध्यान दो. मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास में न्यूक्लियस है, ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है. ठीक है, यहाँ पर अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, या इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है और आउटर सेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल में बहुत से इलेक्ट्रॉन है. तो इस इलेक्ट्रॉन पर जैसे मान लो अपन इस पर शेल्डिंग इफेक्ट को निकालना चाहते हैं, ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे मान लो आप इस पर शेल्डिंग इफेक्ट निकालना चाहते हो
तो आप क्या करोगे भाई, इस इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण देखोगे आप, इस इलेक्ट्रॉन पर, इसका भी देखोगे और इसका भी देखोगे, और आप इसके साथी इलेक्ट्रॉन का भी परिरक्षण देखोगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण तो देखो ही देखोगे, उसके साथ में इसके साथी इलेक्ट्रॉन का भी परिरक्षण देखोगे। क्यों? यानी कि स्वयं सेल वाले इलेक्ट्रॉन का भी परिरक्षण देखोगे, लेकिन आप इसका स्वयं का परिरक्षण नहीं देखोगे। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आप इसका स्वयं का परिरक्षण नहीं देखोगे। स्वयं का परिरक्षण क्यों नहीं देखेंगे यार? सीधी सी बात है, तुम मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी अपने आप को थप्पड़ क्यों मारेगा, अपने आप को चांटा क्यों लगाएगा कोई आदमी? भाई उसको प्रतिकर्षित करने के लिए और लोग भी बहुत हैं, तो कोई भी आदमी है वो अपने आप की खुद स्वयं के स्वयं चांटा क्यों मार लेगा? इसलिए स्वयं इलेक्ट्रॉन का स्वयं का परिरक्षण नहीं लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्वयं पर अपना परिरक्षण कभी भी नहीं लगता है। उसके साथी इलेक्ट्रॉन का लग सकता है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण लग सकता है। इसलिए अपन इस इलेक्ट्रॉन को, टोटल इलेक्ट्रॉन जब अपन लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट निकालने के लिए, उसमें इसको अपन काउंट नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, अब अपन 5th रूल लिख रहे थे। कौन सा रूल था? 5th रूल में क्या था बच्चों? 5th रूल में अपन लिख रहे थे, अपन ने लिखा था कि कंट्रीब्यूशन, कौन सा कंट्रीब्यूशन? शील्डिंग कंट्रीब्यूशन, शील्डिंग कंट्रीब्यूशन शील्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ each NS and NP electrons। समझ रहे हो? शील्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच, देख लो इस शब्द पर ध्यान देना आप, ईच NS एंड NP, ईच NS एंड NP इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच NS एंड NP इलेक्ट्रॉन in S and P orbital। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्लेटर ने, मैंने नहीं, स्लेटर ने S और P ऑर्बिटल में जो NS और NP इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन बाएं कोश के इलेक्ट्रॉन पर कितना माना है, इसको आपको चेक करना है। मतलब उसका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना माना है, वो स्लेटर ने उसका एक डाटा दिया है, उसको आप याद रखना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा हूं मैं, कि जो स्लेटर है उसने NS और NP इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन का कुछ डाटा माना है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखना। वो फिक्स है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये स्लेटर भाई साहब बता रहे हैं। देखो इधर, NS एंड NP, जिसको मैं नॉर्मली N सेल बोल सकता हूं। NS एंड NP के लिए अपन कितनी वैल्यू लेंगे? 0.35। ओके, इसके बाद में N-1 NS और NP सबसेल में, NS और NP सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 0.35। क्या कह रहा हूं मैं? NS और NP सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन रहेगा? 0.35। ओके, इसके बाद में N-1 SPD, N-1 S, N-1 P, N-1 D। समझ में आ रहा है? N-1 S, N-1 P, N-1 D में इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर N-1 S, N-1 P, N-1 D
में इलेक्ट्रॉनों का बायतन कोष के इलेक्ट्रॉनों पर कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा, कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा, वो कितना मान सकते हैं अपन। इसको अपन जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज करके अपन ने ऐसे लिख दिया भाई, इसको बराबर एन में लिख सकते हैं भाई, एन ले लिया आपने यहाँ से, तो इसको जनरलाइज करके n-1 भी लिख सकते हो आप। कितना मान लिया इसको 0.85, 0.85। इसी के साथ में n-1 2 SPDF कुछ भी हो सकता है, इसको मैं जनरलाइज ही लिख देता हूँ। ऐसे ही n-1 3 SPDF कुछ भी हो सकता है, इसको मैं जनरलाइज करके लिख देता हूँ। इससे आगे भी हो सकता है, यानी कि सो ऑन इत्यादि। इनका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना माना है स्लेटर ने 1, समझ गए। इनका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना माना है स्लेटर ने 1, यानी कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, शील्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच NS एंड NP इलेक्ट्रॉन इन S एंड P ऑर्बिटल। S एंड P ऑर्बिटल में NS और NP इलेक्ट्रॉनों का, जो NS और NP इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन बायतन कोष के इलेक्ट्रॉनों पर कितना होगा, वो स्लेटर ने कुछ डाटा निकाल के बताए थे। तो वो डाटा ये है, स्लेटर ने कुछ डाटा दिए थे उनके लिए, तो वो डाटा आप ये है, इनको आप बाई हार्ट याद कर लीजिए। इनमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इस लेटर ने खुद ने दिए थे, तो ये इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ये अपने को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इससे ही अपने को सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी बच्चों, समझ में आ रही है बात मेरी। तो ये तो बच्चों हो गया NS और NP लगा था कि जैसे मान लो ये अपने पास में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर अपने पास में इनर सेल है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है और एक आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन मान लो आप। तो इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण लगेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज कैसे कैसे स्लेटर ने बताई होगी, उस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको देखना इसको कि जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन पर इन सेल का जो कंट्रीब्यूशन है भाई, ये लगभग आप 35% मान सकते हो, इसको 35% मान सकते हो, इसको 85% मान सकते हो और इसको 100% मान सकते हो, ठीक है। इतना ही था, ये कंट्रीब्यूशन बता रहा है शील्डिंग कंट्रीब्यूशन। तो यूं समझो कि भाई इनर सेल का जो ये जो NS और NP का जो इलेक्ट्रॉन है, NS और NP सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो शील्डिंग कंट्रीब्यूशन डाल रहा है वो कितना डाल रहा है 35%। कहने का मतलब ये है कि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है इस पर 100% शील्डिंग कंट्रीब्यूशन नहीं डाल रहे हैं, मतलब ये 100% शील्डिंग इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, इस पर 100% शील्डिंग इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। कौन से? NS और NP सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, NS और NP सब सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो 100% इस पर शील्डिंग इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं? 35%। 100 का कितना डाल रहे हैं? 35%। 100 में से 35% शील्डिंग इफेक्ट डाल रहे हैं, समझ रहे हो। यानी कि अगर ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन यहां फिक्स होता, मतलब 100 में से ये सिर्फ 35%। भाई मान लो इसका शील्डिंग कंट्रीब्यूशन आप यूं समझो कि इस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन अगर ये यहाँ पे फिक्स होता तो ये इस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 100% होता, मतलब ये अपनी पूरी ताकत से इसको रिपेल करता, पूरी ताकत से ये इस पर शील्डिंग इफेक्ट लगाता, लेकिन नहीं लगा पा रहा। अगर ये पूरी ताकत से अपना शील्डिंग इफेक्ट लगाता तो कितना कंट्रीब्यूशन होता? 100%, समझ गए। लेकिन ये नहीं लगा पा रहा तो कितना लगा रहा है? 35% लगा रहा है सिर्फ। कितना लगा रहा है? 35। इसका मतलब 65% तो वेस्ट ही चला गया। भाई जो इसका शील्डिंग इफेक्ट है वो 35% लग रहा है, लेकिन 65% तो इसका वेस्टेज है, 65% तो इसका प्रतिकर्षण लग ही नहीं रहा, 65% तो इसका शील्डिंग इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर लग ही नहीं रहा। तो कितना लग रहा है? 35%। 100 में से केवल 35% ही इस पर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, 65% तो बेकार गया। तो ये वो उस तरह से ये डाटा लिया गया है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही N-1D SPD के देख लो,
n-1 sp_d के इलेक्ट्रॉनों का, इनका देख लो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये देखो न्यूक्लियस के थोड़े से पास में है, न्यूक्लियस की ये क्या है, थोड़े से पास में है, तो इनका शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा क्या है, बढ़ गया है। वो कितना हो गया? 0.85। और ये देखो n-2 n-3, ये तो न्यूक्लियस के और भी पास में है, समझ रहे हो, ये तो न्यूक्लियस के और भी पास में है, तो इनका शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन लगभग 100% ही है, मतलब एक ही बता रहा लगभग 100%। तो इस तरह से क्या है, ये उस तरह से अज्यूम करके लिए गए डाटा है, शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन को अज्यूम करके लिए गए डाटा है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर सेल, मतलब ये जो बाह्य कोश से पीछे वाले सेल में पड़े हुए थे, उनका शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है जो इस पर लग रहा है, और इससे अंदर वाले सेल में थोड़ा शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन और बढ़ गया है 0.85 और इसका 1। तो ये लगभग उस तरह से लिए गए डाटा है। तो कुछ क्लियर हुआ आपके, कुछ समझ में आया कैसे ये डाटा लिए गए हैं? ये शेल्डिंग इफेक्ट से लिए गए डाटा है। अब इसके बाद अपन देखते हैं एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन के लिए। एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन के लिए किसमें? डी और एफ सबसेल में, डी और एफ ऑर्बिटल में, ठीक है। एन डी और एन एफ इलेक्ट्रॉन के लिए डी और एफ ऑर्बिटल में शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एन डी एंड एन एफ इलेक्ट्रॉन इन डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो जो एन डी एंड एन एफ है उसके लिए अपन शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना मानते हैं? 0.35, ठीक है। और जो एन एस है, एन पी है, एन एस है, एन पी है, जो n-1 है, जो n-2 है, n-3 है, एंड सो ऑन। सो ऑन इनके लिए कितना मानते हैं? सो ऑन का मतलब है आदि, इनके लिए कितना मानते हैं? 1। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि एनडी और एनएफ के लिए जब इलेक्ट्रॉन एनडी और एनएफ का क्या, अपने को जब एनडी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का सिग्मा ज्ञात करना हो, शेल्डिंग इफेक्ट ज्ञात करना हो, शेल्डिंग कांस्टेंट ज्ञात करना हो, तब आप एनडी के लिए कितना मानोगे? 0.35, एनएफ के लिए 0.35, और उस वक्त एनएस और एनपी n-1, n-2, n-3 या फिर उससे भी आगे उनके लिए कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन? 1 हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद में मैं आपको इसको ऑर्बिटल डायग्राम में भी बता देता हूं, इसको लिख लीजिए आप। ओके। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इससे आगे देखो आप, मैं इसको आपको याद करने के पर्पज से इसको डायग्राम में भी शो कर देता हूं। ये अपने पास में न्यूक्लियस है, 1 2 3 4, ओके। देखना बच्चों, इसको अपन ने n माना था, इसको अपन ने n माना है, इसको अपन ने n-1 माना है, इसको अपन ने n-2 और इसको अपन ने n-3। ओके। तो अपने पास में बालकों, इधर तो अपन ले लेते हैं पी ब्लॉक के लिए, समझ रहे हो?
यानी कि पी ब्लॉक के लिए कैसे लेंगे अपन, NS एंड NP के लिए कितना वैल्यू माना था अपन ने, 0.35 और इसके लिए अपन ने कितना माना है 1, इसके लिए सॉरी 0.85, मैं इस दूसरे कलर से लिख देता हूं उसको, 0.35, 0.85, इसके लिए 1, इसके लिए 1। तो जो ये जो शेडिंग कंट्रीब्यूशन है बच्चों, ये जो को सीधा लिख दो फॉर S एंड P ऑर्बिटल, ठीक है। इसको देखना, अब इसमें अपन ने क्या माना था, ND एंड NF, इसके लिए शेडिंग कंट्रीब्यूशन क्या माना था 0.35, 0.35 और यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। इसमें दो चीजें थी अपने पास में, एक तो ND NF और दूसरी बाल को क्या थी, दूसरी बाल को अपने पास में इसमें NS और NP भी था। तो ND NF के लिए तो 0.35 दिख रहा है साहब, ND और NF के लिए तो 0.35 और NS NP के लिए 1, N-1 के लिए 1, N-2 के लिए 1, N-3 के लिए 1। तो ये जो चीज है ये किसके लिए हो गई, ये बच्चों अपने लिए D ऑर्बिटल के लिए हो गई, फॉर D एंड F ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरह से आप डायग्रामेटिकली भी इसको आप लर्न कर सकते हो, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो याद करने में, समझ रहे हो। ओके, NS NP P और जब NP और NP इलेक्ट्रॉन के लिए, NS और NP इलेक्ट्रॉनों के लिए 0.35, N-1 के लिए 0.85, N-2 के लिए अच्छा ये भी नहीं लिखा क्या, 1 1 और ये 1, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इस तरह से आप इसको याद रखें, ठीक है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, अब बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना है, अगर इस रूल को समझना है, इस सिग्मा की कैलकुलेशन को या स्लेटर रूल को समझना है ना, तो मैं जो एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपका ध्यान बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉफी और पेन हाथ में ले लीजिए और उससे पहले आप बहुत ही ध्यान से देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आयरन का, ठीक है। मैं सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। आयरन में सबसे पहले मैं सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, किसके लिए, सिग्मा स्लेटर कांस्टेंट फॉर S इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके लिए मैं सबसे पहले देख रहा हूं, मेरे को स्लेटर कांस्टेंट निकालना है 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, समझ में आ रही है बात। सबसे पहले सिग्मा कैलकुलेट करूंगा मैं 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
जो भी तरीका मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको सिखाया था वो तरीका अप्लाई करो यहाँ पे। ओके, देखो इधर 1s 2s 2p 2p 3s 3p 3d खालिस्तान 3d खालिस्तान 5s खालिस्तान 5p और डबल खालिस्तान 5d। पहले खालिस्तान में 4s आ जाएगा, दूसरे में 4p आ जाएगा, तीसरे में 4d आ जाएगा और 5d के पास में 4f आ जाएगा fd और इससे पहले 6s आ जाएगा। तो आप इसको इतना याद रखिए। अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिख सकते हो। 26 बनना है आपको इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 6 10 तो ये हो जाएंगे, 2 6 2 10 ये हो जाएंगे 20 और कितने बच गए अपने पास में 6 और बच गए, ये लो। तो अपने को सिर्फ यहां तक ही लेना है इसको। अब पहला रूल जो मैंने बताया था वो क्या था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रेडियस के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करके लिखना है, एन के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करके लिखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करके लिखना है। तो देखो इधर 1s 2 2s 2 2p 6, ठीक है, 3s 2, तो देखना ये तो 1 आ गया 2 आ गया 2 आ गया, इसके बाद में 3s 2 3p 6 और इसके बाद में 4s 2 नहीं, पहले 3d 6 आएगा बाल को अरेंज करके लिख रहे हैं ना, इसलिए ये आ गया 3d 6 ले लिया पहले, ये 4s 2, बस इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ तक ही है तो यहाँ तक ही रहने देना है इसको। समझ में आ रही है बात? मैं इसको हाईलाइट और कर देता हूँ आपको। ये जो 3d 6 है इसको पहले लिखना है रीअरेंज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ये जो 4s 2 है इसको बाद में लिखना है रीअरेंज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को PQN के बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहिए। पहला काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आप सैम सबसेल की ग्रुपिंग कर दो। किसकी? सैम सबसेल की ग्रुपिंग कर दो। तो ये कर दी ग्रुपिंग, कर दी, ये लो ऐसे ग्रुपिंग कर दी। और मैंने एक बात और बोली थी, जो NS-NP है यहां करो तो ठीक है, यहां भी करो तो कर दो। 2s और 2p, NS जो NP है उनके नीचे अंडरलाइन करो, कर दिया। फिर ND के लिए अलग से करो अंडरलाइन, NF इसमें है नहीं तो जरूरत नहीं है उसको करने के लिए, अपने को जरूरत नहीं है। अब देखो, हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, 1s 2 2s 2 2p 6 ये आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रीअरेंज करके लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये एक काम करेंगे कि आप स्लेटर्स कांस्टेंट फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, सिग्मा की कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन किसके लिए बच्चों, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उस पर आप स्टार लगा दीजिए। इस 4s पर अपन, इस 4s इलेक्ट्रॉन के लिए अपन सिग्मा की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो स्टार लगा दिया। ओके, इसके बाद में तो अपने पास में जो ग्रुप आ रहे हैं, जैसे मान लो अगर आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे भी जाता तो अपन क्या करते हैं, ये ऐसे एक सीधी खड़ी लाइन खींच के उनके नीचे ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि अपने को राइट हैंड साइड, मैंने दूसरा रूल क्या लिखाया था, राइट हैंड साइड के ग्रुप को, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के जहां तक अपने को बोला गया है 4s इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा ज्ञात करना है वहीं तक लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधी खड़ी लाइन खींच दी है। और राइट हैंड साइड के जो भी ग्रुप है उनको अपने को नहीं देखना है, उनके नीचे क्रॉस मार देना है या फिर ऐसे लाइन खींच देना है, क्योंकि अपने को उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि बाल को अपने को सिग्मा की कैलकुलेशन इस 4s इलेक्ट्रॉन के लिए करनी है। तो जब 4s इलेक्ट्रॉन के लिए करनी है तो पहले जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वही तो 4s इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन दिखाएंगे, वही तो शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे 4s इलेक्ट्रॉन पर। ये 4s इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 10 वहां पूरा क्लियर हो जाएगा। जो मैंने रूल लिखाए हैं उनको मैं एक का एक क्लियर करके छोड़ूंगा आपके लिए, आप बेफिक्र रहिए।
अब देखिए आप, अब आपको क्या करना है, जो जिस सब सेल के लिए आपको बोला गया है उसको आप n मान लीजिए, n मान लिया, इसको आप n माना। अब इससे अगला वाला जो सब सेल है, इस पूरे को क्या मानोगे आप, n-1। जिस सब सेल को आपको बोला गया है उसको आप n सेल मान लीजिए, और फिर उससे जो पीछे वाला यानी कि 3, जो 3 सेल है इसको आप n-1 ले लीजिए। जो 2 सेल है n बराबर जो 2 है उसको आप n-2, यानी कि इसमें से एक कम किया तो n-1 आया, इसमें से एक कम किया तो n-2 आया, और इसमें से एक कम किया तो n-3 आया। मतलब जिस सेल के लिए आपको सिग्मा की कैलकुलेशन करवा रहे हैं, जिस सेल के लिए आपको स्लेटर कांस्टेंट की कैलकुलेशन करवाने हैं, उस सेल को आप n मान लीजिए, ठीक है। और उससे जो पहले वाले सेल है फिर उसमें से एक एक कम करते जाइए आप, n-1, n-2, n-3, ओके। तो ये रूल कौन सा, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा, ns और np इलेक्ट्रॉन वाला। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें आप एक काम करेंगे, इसमें 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन में से आपको एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो 2 में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को मान लो भाई, 1 + 1 2 होते हैं, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को मान लो। तो इस इलेक्ट्रॉन पर बाकी सब इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज्ञात कर रहे हैं अपन, इस इलेक्ट्रॉन पर बाकी सब इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज्ञात कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 2-1। तो 2-1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, संदर्भ जिसके सापेक्ष में सिग्मा की कैलकुलेशन करूंगा वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ये काम जरूर करिएगा वरना आप सिग्मा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इसके बाद में आपको इनको काउंट करना है इलेक्ट्रॉनों को, 6, 6, 2 कितना 14, इसके बाद में 8 इसमें और 2 इसमें, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मैंने आपको क्या कहा था, आपने क्या किया है, इसके लिए अपने को सिग्मा की कैलकुलेशन करनी है, तो इसको n मान लिया 4 को, और इससे जो पीछे वाले सेल हैं उनको अपन ने एक एक घटा के लिख दिया है। ये काम करने के बाद में अपन ने रेफरेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को काउंट करके यहाँ पे रख दिया है। अब तीसरी स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये रूल किसके लिए है, अपने को ज्ञात किसके लिए करवा रहा है, ये अपने को ज्ञात करवा रहा है 4s के लिए, यानी कि ये ns का केस है, किसके लिए, ns और np वाला केस है, तो वो केस लगाना है अपने को। तो ns और np वाला केस क्या बोलता है बच्चों, कि ns और np के लिए या फिर सिंपल n के लिए अपन कितना यूज करते हैं, 0.35, और n-1 के लिए कितना यूज करते हैं, देखो n-1 है कि नहीं, ये है n-1s, n-1p, n-1d, तो चाहे तो आप n-1 बोल दो या फिर इसको पूरा बोलो n-1 spd, ऐसे ही बोल सकते हो। इसके लिए 0.85 और n-2, n-3 के लिए 1 कंसिडर किया था स्लेटर भाई साहब ने, अब उसको रख दो बस। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे यहाँ पे, 2 में से गया तो 1 × 0.35, यहाँ पर कितना है 14 × 0.85, और यहाँ पर कितना है 8 × 1 n-2, यह कितना है 2 × 1, ये किसके लिए है, सिग्मा के लिए। स्लेटर कांस्टेंट आ रहा है इससे, ध्यान रखना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बाल को, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे आप। हाँ तो बच्चों आपने कैलकुलेशन कर ली होगी इसकी, तो मैं बता देता हूँ इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी। तो सिग्मा का वैल्यू आपके पास आएगा 22.25, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं
इससे सिग्मा निकल गया। अब अपन जेड इफेक्टिव की बात कर लेते हैं, किसके लिए, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। देखना ये सिग्मा किसके लिए निकला है बच्चों, 22.25 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके बाद अपन 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होता है। मतलब जो हर सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ना, हर सेल में हर इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज भी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अलग अलग होता है। सिग्मा भी अलग अलग होता है, जेड इफेक्टिव भी अलग अलग होता है। देखना अब तो आयरन के लिए अपने को जेड इफेक्टिव निकालना है 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, आयरन में 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जेड माइनस सिग्मा। अब जेड इफेक्टिव आपके पास आ जाएगा, जेड कितना 26, सिग्मा कितना आया 22.25। तो अपने पास में ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा अपने पास में 3.75 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा शायद। ओके आगे बढ़ते हैं, आप लिख लो इसको एक बार। ओके हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि आयरन के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में 22.25 और जेड इफेक्टिव कितना आया था 3.75। अब बात कर लेते हैं अपन आयरन में ही बात कर लेते हैं बच्चों अपन सिग्मा। ये दूसरा एग्जांपल है आयरन का ही, सिग्मा ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। अब आपको सिग्मा ज्ञात करना है 3d इलेक्ट्रॉन का। ओके देखिए इधर, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसको रीअरेंज करके लिखेंगे। मैं अब रीअरेंज करके ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ, ठीक है। देखो पहला पॉइंट 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ओके इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करो, इसमें 10 12 18 24 26। ओके ग्रुपिंग करो इसकी, ये अपन ने सेम सेल को ग्रुपिंग में कर दिया। अब देखना बाल को अपने को ज्ञात करना है, जिस सब सेल में अपने को इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस पर स्टार लगा देते हैं अपन। लगा दिया, स्टार लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, एस और पी के नीचे अंडरलाइन करना है, डी के नीचे अलग से अंडरलाइन करना है। ओके अब देखो आप अपने को इस पर 3d इलेक्ट्रॉन का सिग्मा ज्ञात करना है, 3d इलेक्ट्रॉन का आइसोलेटर का कांस्टेंट ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर खड़ी लाइन खींच के और जो राइट हैंड साइड का ग्रुप है, राइट हैंड साइड का जो ग्रुप है उसको आप काट दीजिए। काट दिया, इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, इसको आप n लिखोगे। क्या लिखोगे, n, क्योंकि आपको 3d का ज्ञात करना है ना। तो 3d किस में है, n बराबर 3 सेल में है, n बराबर 3 में है, 3 में है। तो इस पूरे 3 को आप n मान लो, फिर इसको आप n माइनस 1 मान लो, फिर इसको आप n माइनस 2 मान लो। ओके ओके सर, अब देखिए आगे। अब देखो बच्चों n में क्या क्या चीजें हैं उसको लिख लो। n में बच्चों एक तो है 3s, तो 3s को मैं ns लिख सकता हूँ, और 3p तो 3p को मैं np लिख सकता हूँ, और क्या है 3d तो 3d को मैं nd लिख सकता हूँ। उससे पहले अपने को इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो nd में इलेक्ट्रॉन देख लो, 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब 6 जो कि ज्ञात सिग्मा किस पर करना है 3d पर, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप रेफरेंस मानोगे, ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके
ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मान लिया एक, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक को अपन ने रेफरेंस मान लिया। और Np में बताओ 6, 2 में बताओ NS होगा यहाँ पे, Np नहीं NS, Np में 6 हो गया और NS में कितना हो गया 2, यहाँ पर n-1 में 8, सीधा ही रख दो। अब तो आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो n-1s n-p, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो जरूरत पड़ी थी इसलिए अपन ने लिखा है एट यहाँ पर 2, बस। इलेक्ट्रॉन ये चीज आपको सही तरीके से आनी चाहिए, उसके बाद बहुत सरल है। अब अपन कर क्या रहे हैं, अपन 3D इलेक्ट्रॉन यानी कि Nd इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर रहे हैं। किसका ज्ञात कर रहे हैं? Nd इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा ज्ञात कर रहे हैं। तो Nd इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन ने Nd और Nf के लिए कितनी वैल्यू मानी है? Nd एंड Nf के लिए अपन ने मानी है 0.35, ओके। और NS NP n-1 n-2 n-3 इन सब के लिए क्या माना अपन ने? 1, ठीक है। इन सब के लिए अपन ने क्या माना है? 1। आप सब बच्चों को दिख रहा है कोने में, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं होगी मेरे हिसाब से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब Nd में इलेक्ट्रॉन कितना? 5, 1 घटा दिया इनटू Nd में इलेक्ट्रॉन के लिए शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.35, कितना है? 0.35। और Np के में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। Np में कितना है कंट्रीब्यूशन? 1। इसमें 2 × 1, इसमें 8 × 1, इसमें 2 × 1। तो ये बच्चों सिग्मा स्लेटर कांस्टेंट आ जाएगा। इससे बोलो कितना आएगा? इससे कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, हिसाब से इतना आ जाना चाहिए। और जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा फिर? जेड माइनस सिग्मा 6 माइनस 19.75, तो 6.25 आ जाना चाहिए। ये तो हो गया अपने पास में, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब बात करते हैं इसकी। ये आ गया अपने पास में 3p इलेक्ट्रॉन। तो 3p इलेक्ट्रॉन के लिए आपको सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो करिए। तो इसके लिए ये जैसे NS एंड NP के लिए जो रूल लगाया था वही लगेगा इसके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फास्ट करें आप सभी लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि ज्ञात कहाँ करना है, तो वहां पे स्टार लगा देते हैं बंद। इसका सिग्मा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे स्टार लगा दिया, यह एक खड़ी रेखा खींच दी, इनको काट दिया, इनसे कोई मतलब नहीं है पकड़े को, ओके। अब आप 3D तो कैंसिल हो गया ना, उसको हटा दिया, तो इस पूरे को अपन ने n में काउंट कर लिया, ओके। ये n-1 और ये हो जाएगा आपका n-2। अब आपको NS और NP वाला इलेक्ट्रॉन वाला रूल लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6-1, ये रेफरेंस हो गया। इसमें कितने हैं? 8, इसमें कितने हैं? 2। इसके लिए वैल्यू कितनी है? 5 × 0.85। इसके लिए कितनी है? 8 × 0.35। अच्छा, आपने पहले उनमें प्लस का साइन लगा तो दिया था ना जोड़ने के लिए, वो सबको जोड़ के कैलकुलेट करना था आप लोगों को। जो अपन ने सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना 3D के लिए और 4s के लिए, अगर भूल से आपने प्लस का चिन्ह नहीं लगाया हो तो यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह लगा देना वहाँ पे, समझ गए ना। ये तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देगा। चलो लगा रहने दो उसको। यहाँ पर 2 × 2 कितना है? n-2 के लिए 1। इसको जोड़ लो, सिग्मा कितना आ जाएगा वो निकाल। एक मिस्टेक हो गई है बच्चों यहाँ पे, अपन ने Np का निकालना पड़ रहा है ना अपने को। ये अपने लिए n हो गया पूरा, तो यहाँ पर Np के लिए Np का निकाल रहे हैं, तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन जो N के हैं उन सबको काउंट करना पड़ेगा अपने को।
इधर देखिए सभी लोग, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इनको काउंट, सबको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, और 8 में से घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 7। अब इसी कैलकुलेशन करना है। 11.25 कितना आ गया 11.25। जेड इफेक्टिव आप निकाल ही सकते हो, आप निकाल लेना घर पे। जेड इफेक्टिव बराबर 26 माइनस 11.25 निकाल लेना आप। ओके, अब बात करते हैं अपन NS इलेक्ट्रॉन की। किसके लिए? NS इलेक्ट्रॉन की। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का कैलकुलेशन किया है, जो अपन ने NP इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा का कैलकुलेशन किया है कितना 11.25, तो वही कैलकुलेशन NS इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि NS और NP दोनों के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी। क्या है कहने का मतलब, NS और NP दोनों के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या नैतिक शिक्षा लेनी है, आपके लिए नैतिक शिक्षा ये है, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो यही चीज NS के लिए हो जाएगी, इस 3S के लिए। आपके लिए नैतिक शिक्षा क्या है यहाँ पर, कि NS और NP के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या रहती है, नैतिक शिक्षा। आप यहां से क्या नैतिक शिक्षा लोगे बच्चों, NS एंड NP के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। बट आप ध्यान देना, ND के लिए और NF के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, सेम नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, NS और NP के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम आएगी, बट ND और NF, P नहीं है F है, ND और NF के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने इनके नीचे अंडरलाइन करवाया है, इसी बात को समझाने के लिए भाई। जहां पूरा दोनों सब सेल को लेते हुए अंडरलाइन कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है उनके लिए सिग्मा की वैल्यू सेम है। और जिसको आप अलग अलग अंडरलाइन कर रहे थे, जैसे मैंने शुरुआत में जब रूल लिखवाया था, तो वहां पे मैंने ग्रुपिंग करवाई थी ना आपसे, ऐसे 1S 2S 2P ऐसे ग्रुपिंग करवाई थी, 3S 3P 3D ऐसे ग्रुपिंग करवाई थी ना। तो मैंने इन तीनों को एक साथ अंडरलाइन क्यों नहीं किया था, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू इनके लिए तो सेम रहती है, लेकिन इसके लिए सिग्मा की वैल्यू सेम नहीं आती है, मतलब इसकी वैल्यू इनके बराबर नहीं आती है। 3D की सिग्मा की वैल्यू न तो 3S के बराबर आती है, न 3P की बराबर आती है। इसलिए मैंने क्या किया था, इन दोनों को तो एक साथ अंडरलाइन किया था और इसको अलग से अंडरलाइन किया है। इसलिए मैंने इनको अलग अलग अंडरलाइन किया है। ऐसे ही आपने आगे क्या किया था, 4S 4P 4D और 4F लिखा था, तो इनके नीचे डबल अंडरलाइन किया था, मतलब इन दोनों को एक ही अंडरलाइन के नीचे लिया था और इनको अलग अलग लिया था। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम और इसके लिए सिग्मा की वैल्यू सेम नहीं, यानी इन दोनों के लिए सिग्मा की वैल्यू अलग अलग आएगी। या फिर मैं ये बोल दूं कि 4D की जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो 4S और 4P के लिए नहीं होगी, न ही 4F के लिए होगी। क्या बोला मैं, 4D के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होगी, देखो ये ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट को बिल्डअप करो। जो 4D के लिए जो सिग्मा की वैल्यू है वो न तो 4S के लिए होगी, न 4P के लिए होगी और न ही 4F के लिए होगी। ऐसे ही जो सिग्मा की वैल्यू 4F के लिए आएगी वो न तो 4S के लिए होगी, न 4P के लिए होगी, न 4D के लिए होगी। तो कहने का मतलब ये है 4S और 4P के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम आएगी, 4D के लिए सिग्मा की वैल्यू अलग होगी, 4F के लिए भी सिग्मा की वैल्यू अलग होगी। इसलिए मैंने इनको अलग अलग अंडरलाइन करवाया आपसे, ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ जाएं। तो ये वैल्यू सेम अलग क्यों आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझना। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ देखो 4S 4P 4D 4F मैंने ऐसे किया, ग्रुप बना के
ऐसे अंडरलाइन कर दिया इसको, एस और एनएस और एनपी को एक जगह ले लिया, डी और एफ को अलग अलग ले लिया। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसके लिए सिग्मा सेम आता है, इसके लिए अलग आता है सिग्मा, और इसके लिए मान लो इसके लिए सिग्मा, इसके लिए मान लो इनके लिए सिग्मा सेम आया तो उसको मैंने सिग्मा से डिनोट कर दिया। 4D के लिए जो सिग्मा आया उसको मैंने सिग्मा प्राइम से डिनोट किया, और 4F के लिए जो सिग्मा आया उसको मैंने सिग्मा डबल प्राइम से डिनोट किया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिग्मा एक नहीं है, नहीं ये सिग्मा एक है। तो कहने का मतलब ये है ये सिग्मा लगाएगा और ये सिग्मा लगाएगा, क्यों आएगा? ये शिल्डिंग इफेक्ट लगाएगा, ये शिल्डिंग इफेक्ट लगाएगा, क्यों आएगा? वो देखो कि जो 4s इलेक्ट्रॉन है इनका सेम आने का रीजन बताता हूं पहले। जैसे मान लो आपने 4s इलेक्ट्रॉन का सिग्मा ज्ञात किया तो उस पर इससे पहले वाले जो भी सेल है उन इलेक्ट्रॉनों का तो इस पर शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा ही लगेगा, साथ में बच्चों इस 4p इलेक्ट्रॉन का भी इस पर शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जो इससे पहले के 3s 3p और 3d में जो इलेक्ट्रॉन है उनका 2s 2p और 1s में जो इलेक्ट्रॉन है उनका उन सब का तो इस पर शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा ही लगेगा, साथ में 4p का भी इस पर शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन बाल को अगर आपको मान लो 4p का ज्ञात करवाएं तो 4p के लिए क्या रूल रहेगा? 4p के लिए रूल रहेगा कि 4p के लिए रूल तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि इनका भी लगेगा 4p पर और इनका भी लगेगा और इसका भी लगेगा, समझ रहे हो? इसलिए जब 4p के लिए सिग्मा आएगा वो 4s के लिए भी वही रहेगा। लेकिन अगर आपने 4d का ज्ञात किया तो 4d पर इसका भी शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा, इनका भी लगेगा और इनका भी शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा, लेकिन 4d पर 4f का शिल्डिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, समझ रहे हो? 4d पर 4f का शिल्डिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको अलग से अंडरलाइन किया है। यही बात इसके लिए है, इसलिए मैंने इसको अलग से अंडरलाइन किया है। लेकिन ये बात इनके लिए नहीं है, 4s और 4p। 4s और 4p के लिए सिग्मा सेम आता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपके समझ में आ गया होगा ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो मैं आपको एक बार लिख के भी बता देता हूं। देखो इधर, जैसे मान लो आपके पास में एग्जांपल में क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p और 3d ये है, और 4s 4p 4d 4f ये है। आपने ग्रुप बना के लिखा ऐसे, आपने अंडरलाइन करके लिखा। इसका मतलब क्या है? देखो इधर, अगर मान लो आपको यहाँ से समझा देता हूँ, इनकी तो कोई जरूरत नहीं आपको। अगर मान लो आपको 3s इलेक्ट्रॉन का स्लेटर कांस्टेंट ज्ञात करना है, स्लेटर कांस्टेंट निकालना है, तो 3s इलेक्ट्रॉन पर किन किन का शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा? 3s इलेक्ट्रॉन पर शिल्डिंग इफेक्ट किन किन का लगेगा वो बता रहा हूं मैं। किन का लगेगा? 1s का तो लगे ही लगेगा, 1s इलेक्ट्रॉन का, 1s इलेक्ट्रॉन का लगेगा, है ना? 2s का लगेगा, 2p का लगेगा, और साथ में 3s के स्वयं एक इलेक्ट्रॉन का भी लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक को तो अपन निकाल लेंगे रेफरेंस के रूप में, और एक बच जाएगा उसका शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा, और साथ में 3p का भी लगेगा। मतलब 3s पर 3p का भी लगेगा, लेकिन इससे आगे वालों का नहीं लगेगा, समझ रहे हो? ऐसे ही मान लो 3p पर, तो 3p पर क्या किस का लगेगा? 3p इलेक्ट्रॉन पर शिल्डिंग इफेक्ट किस का लगेगा? 1s का लगेगा, 2s का लगेगा, 2p का लगेगा, 3s का लगेगा, और 3p का स्वयं का भी लगेगा, समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसे 3p पर 1s का, 2s का, 2p का, 3s का, 3p का स्वयं का, लेकिन इससे आगे वालों का नहीं लगेगा। ऐसे ही 3d की बात करें
तो 3d इलेक्ट्रॉन पर किस चीज का लगेगा, 3d इलेक्ट्रॉन पर किस चीज का लगेगा, 1s का लगेगा, 2s का लगेगा, 2p का लगेगा, 3s का लगेगा और 3p का लगेगा और 3d का स्वयं का भी लगेगा। ये शेल्डिंग इफेक्ट लगेगा। मतलब अपने को यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। मतलब मैं जो बात समझाना चाहता हूँ उसको समझो आप। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपको बोलते हैं कि 3s इलेक्ट्रॉन पर सिलेक्टर कांस्टेंट याद करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट करोगे, समझ रहे हो, या फिर आप यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, आप इस 3p को छोड़ दोगे। आपको ऐसा नहीं करना है। इसे इन दोनों को एक साथ अंडरलाइन करने का मतलब ही ये है कि इसके भी इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए और इसके भी इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए। क्यों? क्योंकि 3s पर 3p का भी शेल्डिंग इफेक्ट लगता है, इसलिए इन दोनों के लिए सिग्मा सेम आता है। लेकिन इसको अलग से अंडरलाइन करने का मतलब क्या है कि इसके लिए सिग्मा अलग आएगा, इस पर शेल्डिंग इफेक्ट इन सब का लगेगा, इस पर शेल्डिंग इफेक्ट इन सब का लगेगा, लेकिन इन सब आगे नहीं लगेगा। मतलब ये तो बार वाले हो गए ना, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। इस पर शेल्डिंग इफेक्ट इन सब का लगेगा, लेकिन 3s और 3p पर 3d का शेल्डिंग इफेक्ट नहीं सोचना है आपको। क्या कह रहा हूं मैं, 3s और 3p पर 3d का शेल्डिंग इफेक्ट नहीं सोचना है। ओके, आगे जो है ऑर्बिटल, आगे जो अपने पास में आयरन का एलिमेंट है उसमें अपने पास में आगे और क्या आएगा, मैंने 3s 3p करवा दिया, 3d करवा दिया, अब अपने पास में क्या बच जाएगा, 2s 2p। तो इनका भी सिग्मा क्या आ जाएगा। एक बार मैं इसको मिटा के समझा देता हूँ आपको। देखो इधर मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि आपन ने आयरन का एग्जाम्पल लिया था। आयरन में 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s, ये था अपने पास में 2 2 6 2 6 6 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अपन ने इसका शेल्डिंग इफेक्ट ज्ञात कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन का 4s इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लिया, 3d इलेक्ट्रॉन को ज्ञात कर लिया, सिग्मा 3p का ज्ञात कर लिया अपन ने, 3p का ज्ञात कर लिया, तो 3s का भी आ गया, यानी कि इन दोनों का एक ही शेल्डिंग इफेक्ट आता है, वो अपन ने ज्ञात कर लिया। ओके, अब अपन अगर 2p ज्ञात करेंगे तो ये सब बाहर रह जाएंगे, इनको काउंट नहीं करना अपने को। 2s और 2p ज्ञात करेंगे तो 2s और 2p के लिए भी एक साथ सिग्मा आएगा, क्योंकि ns और np है ये, क्योंकि 2s पर 2p का इफेक्ट पड़ेगा। तो आप चाहे तो 2s का सिग्मा निकालो, चाहे 2p का निकालो, सेम आना चाहिए। और उसके बाद में अपन 1s का निकालते हैं, 1s2 का। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये तो आप निकाल ही लोगे, मैं आपको ये करवा देता हूँ। अगर आपको 1s2 आयरन में 1s2 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकालना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है 1s2 है और ये सब बाहर के हो गए 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 4s2, ठीक है। 1s2 2s2 ये हो गया, ये सब क्या हो गए अपने पास में बाहर के, ये सब क्या हो गए अपने पास में बाहर के हो गए। अपने को यहाँ तक ही पढ़ना है, 1s इलेक्ट्रॉन का सिग्मा ज्ञात करना है अपने को, किसका, 1s इलेक्ट्रॉन का सिग्मा। तो अपन क्या करेंगे, इनको सबको हटा देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। और अपन क्या करेंगे, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, एक को रेफरेंस मान लेंगे, ये रेफरेंस हो गया, तो कितना बच गया बोलो 1, कितना बच गया 1। अब आपको ध्यान रखना है, जो 1s इलेक्ट्रॉन है, 1s इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उसके लिए हम 1s इलेक्ट्रॉन के लिए हम 0.30 वैल्यू कैलकुलेट करके रखते हैं। मतलब स्लेटर ने इसके लिए 0.30 वैल्यू मानी थी 1s के लिए, 1s इलेक्ट्रॉन के लिए स्लेटर ने कितनी वैल्यू मानी थी 0.30, समझ रहे हो। देखो ये स्थिति है, जैसे आयरन का न्यूक्लियस है, ये 1s है, ये बाकी ये 2s और 2p वाले सेल है, n बराबर 2 वाला सेल हो गया, ये n बराबर 3 वाला सेल हो गया, ये n बराबर 4 वाला सेल हो गया जो 4s2 है। तो आपके पास में 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर।
तो बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, 1s इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट याद कर रहे हैं। मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन को चूज कर लो आप, अपन इसका शेल्डिंग इफेक्ट याद निकाल रहे हैं कि इस पर इसका शेल्डिंग इफेक्ट कितना है। तो इस पर शेल्डिंग प्रभाव कौन डालेगा, इस पर शेल्डिंग इफेक्ट कौन डालेगा, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये भी तो 1s1 है, ये भी तो 1s का इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसके लिए जो वैल्यू स्लेटर ने मानी है वो कितनी है, इतनी। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन स्लेटर ने माना है, 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो शेल्डिंग कंट्रीब्यूशन स्लेटर ने माना है वो कितना है, 0.30। तो इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास में, 0.30। ठीक है। ऐसे अब एक एग्जांपल और समझना आप, इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो आपको हीलियम का याद करना हो, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2, ये होता है। इसके लिए याद करना हो तो हीलियम के लिए कैसे याद करोगे आप, 2 - 1 × 1। अब आपको पता है हीलियम के 1s इलेक्ट्रॉन का अपने को सिग्मा निकालना है, हीलियम के 1s इलेक्ट्रॉन का अपने को सिग्मा निकालना है। तो अपने को पता है 1s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा स्लेटर ने कितना माना है, 0.30। ओके, तो ये वैल्यू हीलियम के लिए भी आ जाएगी। अगर आपको मान लो ये बोलते कि हीलियम प्लस का शेल्डिंग इफेक्ट निकालो, तो हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s1। आप निकालो तो कितना आएगा, 1 - 1 बराबर 0। कुछ नहीं आएगा, 0 आ गया। तो 0 × 0.30 रखोगे तो 0 ही आएगा, समझ लो। तो इसका शेल्डिंग इफेक्ट 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि हीलियम प्लस क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस, ये हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे 1s सेल में, तो जब आपने प्लस कर दिया तो ये रहा ही नहीं, यही बचा। इसका मतलब यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो रिपल्सन प्रभाव 0, यानी कि शेल्डिंग इफेक्ट 0। तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो वो कैलकुलेशन क्या, 0.30 0 ही हो जाएगा फिर, क्योंकि जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन माना था वो आपने एक इलेक्ट्रॉन और एक को रेफरेंस मान लिया, तो कितना बचेगा, 0। तो यही बात हाइड्रोजन के लिए लागू है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s1। तो उसके लिए भी शेल्डिंग इफेक्ट कितना होता है, 0। और हीलियम के लिए 1s2। इसके लिए शेल्डिंग इफेक्ट निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, यानी 1s2 में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपन रेफरेंस मान के एक इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट निकाल लेंगे। वो कितना मानेंगे, 0.30, जो कि स्लेटर ने अपने को बताया था। तो बात समझ में आ रही है ना, शेल्डिंग इफेक्ट की बात समझ में आ रही है। तो ये केस ध्यान में रखना, आप वो केस ध्यान में रखना और ये केस ध्यान में रखना। तो 2s और 2p का आप खुद घर पे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इससे आगे एग्जाम्पल अपन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप है जो अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए। और मेहनत करने के साथ साथ, पढ़ाई में मेहनत करने के साथ साथ आप टाइम टू टाइम खेलते भी रहिए और घर वालों की आज्ञा का पालन भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। ओके।